अभी जिन स्टूडेंटों का जैसे टाइमर तुम्हारा हो गया, तो जिनका टाइमर हो गया है वो स्टूडेंट जो है ना सामने जो हाइड्रोलिक सिलेंडर वाली मशीन है ना, उस मशीन में टाइमर लगा के दिखाओ। उसमें क्या करना है कि मैंने जैसे वहाँ पे PV1 प्रेस किया, बटन हमारी है, PV1 प्रेस करेंगे तो बटन प्रेस करने से हमारी स्लाइड आगे जाएगी। तो हम हमारे पास मान लो बटन है PV1, इसका एड्रेस है X1। अगर हमने ये प्रेस किया तो हमारा Y1 ऑन हो जाए और होल्ड हो जाए, ठीक है। अब ये Y1 ऑन हो गया, स्लाइड आगे जा रही है, आगे जाके फिर वो रुकेगी थोड़ी देर वहाँ पे स्टे करना है उसको। टाइमर लगाना है 5 सेकंड का टाइमर लगा के फिर उसको रिटर्न आना है। तो मैं इसका लॉजिक एक तरह से बता देता हूँ, आपने ये लॉजिक बनाना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस पर काम करो, ठीक है। तो और जो नए स्टूडेंट हैं वो नए के हिसाब से करेंगे। तो पुराने स्टूडेंटों के लिए मैंने एक एप्लीकेशन लिया, मान लो ये जैसे हमारा A पॉइंट है और ये B है। अब A से B जा रहे हैं, ये A से यहाँ पे हमारा लिमिट स्विच 1 है और यहाँ पे लिमिट स्विच 2 है। हमने 2 लिमिट स्विच लगाए, 1 से लेके 2 तक हम जा रहे हैं। यहाँ पे टाइम डिले 5 सेकंड, टाइम डिले के बाद हमको फिर वापस आना है 1। तो ये आउटपुट जो होगा इसका Y1 होगा और इसका Y2 होगा। और हम जब चालू करेंगे तो PV1 एंड LS1 प्रेस Y1 ऑन। Y1 में केवल लिख देता हूँ, तो यहाँ पे RLC में केवल होगा और PLC में Y1 होगा। तो PV1 एंड LS1 प्रेस Y1 ऑन एंड होल्ड। मतलब हम जब पुश बटन है और ये लिमिट स्विच दोनों दबे होंगे तो Y1 आउटपुट ऑन होगा और होल्ड हो जाएगा। उसके बाद LS2 प्रेस Y1 ऑफ। जब हमारा लिमिट स्विच नंबर 2 है ना, वो जब प्रेस होगा तो हमारा Y1 गिर जाएगा, आगे जाएगी स्लाइड। उसके बाद Y1 ऑफ एंड टाइमर ऑन, टाइमर चालू हो जाएगा। आफ्टर 10 सेकेंड या 5 सेकेंड Y1 ऑन। 5 सेकेंड के बाद हमारा Y1 ऑन हो जाएगा और LS1 प्रेस Y2 ऑफ। मतलब ये आपने लॉजिक लिखना है कि हमारे पास पुश बटन और LS1 इन दोनों को अगर हम दबाते हैं तो Y1 ऑन होगा। जैसे ही Y1 ऑन होगा Y1 इसको आगे लेके जाएगा। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा LS2 पे, LS2 प्रेस Y1 ऑफ, LS2 पे Y1 ऑफ हो जाएगा एंड टाइमर ऑन। वहाँ पे हमें टाइमर ऑन कर देना है और 5 सेकंड के बाद Y2 ऑन हो जाना है। इसका मतलब कि हम जैसे ही बटन दबाएंगे, दबाते ही हमारी स्लाइड आगे को जाएगी, आगे जाके यहाँ पे रुक जाएगी LS2 पे और यहाँ पे टाइमर चालू हो जाएगा। जैसे ही टाइम पूरा होगा यहाँ, ये रिटर्न आएगी Y2 से आएगी, यहाँ पे आके ये ऑफ हो जाएगी LS1 पे। ये लॉजिक आपने लिखना है। इफ Y1 is on, Y2 should not be on, and if Y2 is on, Y1 should not be on। ये लॉजिक जो है ना आप लोग मशीन पे उस पर बनाओ और मुझे दिखाना है सीधा, दिखाना भी मुझे ही है, ठीक है। और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वो अपना ये करें स्टार्ट। तो आप लोग जो आप भी जाओ है ना, प्रैक्टिकल करके दिखाओ।
सामने वाली मशीन पर दिखाऊंगा। और जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंटों की एक्सरसाइज है। चलो न्यू स्टूडेंट आप इसको करो, बनाओ इसको। ये बनाओ। ये पुराने स्टूडेंटों के लिए है और ये नए स्टूडेंटों के लिए। तो नए स्टूडेंटों का एक्सरसाइज है PV1 प्रेस, K1 ऑन एंड होल्ड। हमारे पास एक पुश बटन है, K1 ऑन होगा, होल्ड होगा, टाइम डिले 10 सेकंड, K2 ऑन। 10 सेकंड के बाद K2 ऑन हो जाएगा। K1 ऑन हुआ, उसके 10 सेकंड बाद हमारा K2 ऑन हो जाना चाहिए। हाँ आराम से और इसे पुराने स्टूडेंट है वो इसको टाइम डिले कैसे डालना है तो फिर बनाएगा बैठे देखने को बोलता है ये लॉजिक डिजाइन करके दिखाओ, कॉपी पे दिखाओ, डिजाइन करके फिर दिखा के फिर आप करना है। इसका फोटो ले लो, बनाओ, बना के मुझे दिखाओगे, सभी अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें जैसे ये बन जाएगा रिपीट 4 साइकिल, ये 4 बार इसको रिपीट करना है, रिपीट 4 साइकिल। ये इसको 4 बार रिपीट भी करना है। ये बनाओ और बना के चेक करो। ये 4 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है ना। और ये बना के जिसका बन जाएगा चेक कराओ, फिर वो मशीन पा में डालेगा PLC है ना, प्रैक्टिकल के लिए। फिर आपको प्रैक्टिकल करना है। हाँ अच्छा, अभी ये नया स्टूडेंट, चलो वो बोला जब ये घंटे की क्लास चलती है उसमें लॉजिक दिया मांग लिया था, इसमें हमें कोई एक्टिव दे दो बोला बाहर जाऊंगा। आगे क्या हुआ? घड़ी कहाँ लगानी है? पूरा संजय मिर्जा तो अभी जो वीडियो देखा ना कभी उसको जो कनेक्शन करना सिखाया उन्होंने, वो लैम्प के ऊपर कैसे पोस्ट किया, क्या रहता है टाइम, कौन सी वीडियो? यूट्यूब के ऊपर है, यूट्यूब इनकी वीडियो में इनकी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, टाइम एंड हमारा तो स्टार्ट ही मतलब पहले ही तो बता सर आगे उन्होंने क्या बोला, टाइमर का वीडियो जिसके अंदर देखे यूट्यूब में आ गए, उनका वीडियो बहुत सारा वीडियो है, आपको देखते नहीं है, मालूम नहीं है, टॉपिक के हिसाब से देखना पड़ता है।
क्योंकि पहला तो मैन्युअली कनेक्शन करना RLC के ऊपर मैन्युअली करना आना चाहिए। PLC तो बाद में लगाएगा। तो उसमें क्या दिया था, PB नहीं था और सिलेक्ट में कुछ उसके ऊपर किया था उन्होंने। नहीं मिल रहा है क्या? चैट GPT बताओ, डायग्राम बना के दे दिया। हाँ सर, क्या होगा? अरे ये तो बहुत आगे की है, वो तो देखा मैंने। वो वाली ये तो सुबह बहुत आगे हमारे जो कमांड भी बता देता है। हाँ जी सर, बना के दिखाना है, बना लिया। टाइमर का तो इधर तक तो बना लिया, टाइमर का तो नहीं पता है वो डिले कैसा दिखाएगा और कैसा। अच्छा ठीक है। PB1 press, K1 on, and hold. टाइम डिले 10 सेकंड, तो यहाँ पे हम टाइमर लगा देंगे 10 सेकंड का। तो जैसे ही K1 ऑन होगा, K1 के एनो से टाइमर लगा देंगे हम ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर देंगे 10 सेकंड। तो जैसे ही K1 ऑन होगा ना पुश बटन से, K1 ऑन होते ही K1 से टाइमर ऑन होगा। और जैसे ही हमारा टाइम 10 सेकंड का होगा तो हमें K1 गिराना है, तो यहाँ NC लगा देंगे। ठीक है, बना लो।
जैसे हमने पुश बटन दबाई तो पुश बटन दबाते ही केबल ऑन हो जाएगा, हो गया। तो ये केबल का एनो है, जैसे ये ऑन होगा तो ये एलसी बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे ही एलसी बनेगा टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन, तो टाइमर ऑन होगा तो टाइमर क्या है कि टाइम के लिए होता है कि जितनी देर का टाइम भर दिया, सपोज हमने भर दिया 10 सेकंड का, कितना 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड जैसे ही पूरे होंगे वैसे हमको इससे ये गिराना है। अच्छा, दूसरा ऑन कराना है, गेट ऑन करो। ओके, गिराना नहीं है, ऑन कराना है। तो आप गिराओ मत। T1 के एनो से ठीक है। हटा दो, तुमने इंस्ट्रूमेंट ही कर लेना। शॉर्ट निकाल दे, क्या लाएगा, क्या लाएगा। हो गया। अब ये हमारा PV1 प्रेस करेंगे, K1 ऑन हुआ, K1 से टाइमर, टाइमर से हमारा K2 ऑन हुआ, ठीक है ना। इसमें रिपीटेशन भी देना है ना, चार रिपीटेशन देना। इसमें भरा था उन्होंने। हाँ हाँ, PV1 and PV2 press, K1 on and hold, और PV3 और PV4 press K1। बनाओ जरा इसको।
बनाओ, है ना? लाओ, तुम बताओ। तुम नए पुराने? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो तो सही ना, पढ़ के तो देखो उसको। होल्डिंग दोनों की करो, इन दोनों की होल्डिंग टाइमर तक तुम्हारा सही है। टाइमर के आने से Y2 हो गया, Y2 गया है गाइस ये 1 से। अब इसमें काउंटर लगा देंगे, ये 4 बार रिपीट कराना है। किसी और यहाँ ला होल्डिंग है ना, आगे बढ़ाओ। तुम भी होल्डिंग है और इंटरलॉक तो डालो इनकी, उसको लिखी है नहीं डाली तो Y1 इज ऑन, Y2 शुड नॉट बी ऑन, Y2 ऑन, Y1 शुड नॉट बी ऑन। इन दोनों को इंटरलॉक करो आपस में। इसमें किया चाहिए तो होल्डिंग तो दो ना उसको, होल्डिंग हाँ। अब ये काउंटर लगाओ, काउंटर लगा के रिपीट करो उसको, ठीक है? ये क्यों डाला? अच्छा अच्छा, तो अभी हो गया क्या? तो ये कौन बनाएगा? वो तो सीनियर हो गया भाई। कौन सा? यूनिवर्सिटी वाला। ये कहाँ है? मैंने तो ये मांगा है ना, PV1 LS1 कहाँ है? LS1 कहाँ है? अरे भैया तू क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन से सॉल्व कर। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन में क्या PV1 एंड LS1 प्लस Y1 हो। PV1 ये रहा, LS1 कहाँ है? अरे तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तो बना ना, वो समझ गया ना, वही तरह बना। जब आदमी क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो उसको, समझ में है? भाई आपको दे दिया एक्सरसाइज की सॉल्व करना है तो आप उसको ऐसे ही करो। काउंटर लास्ट में लगेगा, काउंटर नहीं लगेगा। काउंटर से रिपीट करना है। PV1 and LS1 press, K1 on and hold, है ना? LS2 press, K1 off और LS2 के एनो से टाइमर ऑन करा लो, ठीक है? T1 और टाइमर ऑन तो T1 के एनो से K2 ऑन मतलब Y2 ऑन, और इसे क्या करना है? होल्ड कराना है, Y2 को होल्ड कराना है, ठीक है? और यहाँ पे LS1 और कंडीशन डाल दो, ठीक है? अब ये मैंने लिख दिया, काउंटर आपने ऐड करना है इसमें। अब इसमें काउंटर ऐड करो, ठीक है? वैसे देखो इसको प्रॉपर करो। आपका और किसी ने बनाया तुम्हारा तो वो हो गया ना, वो उतारो उसको टैग कर बना सकती है वाला।
अलग अलग है ना, लेवल है। तुम्हारा लेवल क्या है, तुम अपने लेवल से करो। उनको दोनों तरह के बच्चे हैं ना, कुछ जूनियर लेवल है, कुछ हल्का सीनियर है, तो वो उनको दिया है जो थोड़े सीनियर है। ठीक है, लेवल होता है ना अपना अपना लेवल के साथ। बिठा दो। अब दो स्टेशन है, दोनों प्रैक्टिकल कर लो, एक उधर एक उधर। ठीक है, देखो आप ये दबाओगे तो अब हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो भी हो जाएगा। अब उन्होंने क्या है कि इधर ऐसे लगाया है, तो उसमें दबाओ क्या ऑफ कहाँ होगा, इधर वाला चालू कर देगा। समझ में आया? ऑन कराने के दोनों हो गए। तो क्या है कि जैसे PV1 एंड PV2 प्रेस करेंगे तो हमारा केबल ऑन हो गया और 3-4 करने से हमारा ऑफ हो गया। इस तरीके से करें। ठीक है, मिटा दूं। अब बात आती है AC जो सॉलिनॉइड कॉइल होती है ना, AC और DC की दो होती है। जैसे ये सॉलिनॉइड कॉइल हमारी DC की है और ये सॉलिनॉइड कॉइल AC की है। AC की सॉलिनॉइड कॉइल और DC की सॉलिनॉइड कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका कितना होता है और इसका कितना होता है, बताओ। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है। इसे तो उतार लेना बाद में, पहले क्वेश्चन समझो। वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है, वोल्टेज और करंट का में अंतर बताओ क्या है, आप बताओ। करंट अल्टरनेट होता है और वोल्टेज लिमिट। वोल्टेज भी अल्टरनेट होता है। करंट और वोल्टेज में क्या अंतर है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा करंट और यहाँ पे वोल्टेज। इन दोनों में अंतर क्या है, करंट और वोल्टेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बताओ। सर ये दूसरे पेपर पेन ऐसे बता दो अलग अलग, करंट क्या है वोल्टेज क्या है, दोनों क्या है, वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। चलो ऐसे बताओ, अंतर छोड़ो, दोनों क्या है, वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज फ्लो और व्हाट इज प्रेशर। ये 4 यूनिट है ना, ये बहुत चलती है इंडस्ट्री में। 4 चीज, वोल्ट, करंट, वोल्टेज, फ्लो और प्रेशर, ये 4 चीज है। तो पहले इलेक्ट्रिकल वाले ये उनको पता होना चाहिए, मैकेनिकल वालों को ये होना चाहिए। समझ में आया ना। तो करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, फ्लो क्या है और प्रेशर क्या है, ये 4 यूनिट्स हैं। तो पहले बात करेंगे करंट की और वोल्टेज की। करंट क्या है और वोल्टेज क्या है।
किसी भी सर्किट में, कोई सर्किट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या कोई भी, तो क्या है कि हम पूरी प्रकृति जो है ना, थ्रू आउट द नेचर, प्रकृति का कोई भी एटम, कोई भी, आप ये मान के चलो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। और ये एटम कैसे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चलने से या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से, तो इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ेगा? एक एटम को छोड़ के अगले पे जाएगा, तो अगले से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो हमको ऊर्जा मिलती है, जैसे आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ोगे तो आप ऊर्जा मिलेगी ना। कोई भी आदमी दौड़ता है तो एनर्जी स्टोर होती है कि नहीं दौड़ने से? तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उसे हम करंट कहते हैं। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे ही बोलते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन होता है या आयंस होते हैं। तो कोई भी चार्ज जब मूवमेंट करता है तो उससे कुछ न कुछ एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को करंट कहते हैं। अब किताब की भाषा में पढ़ोगे तो किताब की भाषा में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नोन एज करंट। तो अब करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, उसका एम्पियर से क्या लेना देना? एम्पियर कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो ऊर्जा मिली उसे करंट कहते हैं। अब करंट का यूनिट है एम्पियर। करंट क्या में नापते हैं? तो एम्पियर नापते हैं। तो ये एम्पियर का इससे क्या रिलेशन है? बोलो। सिक्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में दौड़ रहे हैं। कितने में? एक सेकंड में। तो उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं। एम्पियर समझ में आया? 1 एम्पियर कितना हुआ? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, तो उसे 1 एम्पियर करंट। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली करंट क्या है? करंट एक एनर्जी है। कोई आदमी होता है ना, किसी कोई देखा होगा तो बड़ा सुस्त होता है, तो कहते हैं जाने तो करंट ही ना है। बोलो, करंट डाउन हो गया ऐसा का। वैसे बूढ़े आदमी हो जाते हैं तो लगा करंट डाउन है, क्योंकि हर चीज में करंट है। केवल करंट को समझने का अपना अपना तरीका है, लेकिन करंट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बोलो, और करंट कैसे मिलता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो, चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होगा तभी तो कुछ होता है। तो उसको अलग अलग रूपों में लिया गया है, अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स में ले लिया, कैसे करके, लेकिन चीज तो वही है। तो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से मिलता है। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट हमको मिला। अब करंट हमको मिला तो कितना करंट एम्पियर में नाप लिया हमने, क्योंकि इसमें नापोगे तो बहुत हो जाता है इतना। अब इसको छोटा रूप ये करके दे दिया। जैसे मान लो आपने कोई बांट होते हैं छोटे छोटे, और कोई भी चीज आपने परचेज करनी है तो वो इकट्ठे करके एक बड़ा सा नपड़ा बना लेते हैं।
बोलो, छोटे छोटे नपना नहीं होते, छोटे 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 छोटे। अब मान लो सुनार वाले भाट पर चूनी की दुकान पर रख दो, चलेगा? सुनार वाले होते हैं बिल्कुल बारीक वाले, पर चूनी की दुकान पे होता है बड़े वाला भाट। तो वही कहानी यहाँ है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इतनी संख्या आ रही है तो बहुत हो जाती है, तो उसे लिखने में बड़ी दिक्कत है। तो दिखने में दिक्कत है, उसे सहूलियत बनाने के लिए उसे एम्पियर में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? तो आपको करंट क्लियर हुई। अब वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इस करंट को फ्लो कराता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को। वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन को, मोटिव माने मोशन देने वाला, फोर्स माने बल। जो इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है वो वोल्टेज है, मतलब ताकत देता है। समझ में आया? भाई इलेक्ट्रॉन को गति देगा ना, वो क्या है? वोल्टेज है। तो हमारा करंट जो होता है, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते हैं, जो फ्लो हो रहा है तो करंट है, और जो फ्लो करा रहा है वो वोल्टेज है। कोई भी पूछे तुमसे तो इतना बताओ कि करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इंग्लिश में बोल लो, कोई परिभाषा है। और वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और ये एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो करंट को फ्लो करा। ऐसे ही यहाँ पे ये है, देखो प्रेशर है और फ्लो है। प्रेशर और फ्लो था ना ऑयल में, तो ये भी वही चीज है, प्रेशर और। अब ये क्या होते हैं? तो फ्लो हो गया, कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, प्रेशर माने दबाव। तो यहाँ पे प्रेशर को क्या कहते हैं, और यहाँ पे फ्लो को पानी होता है, हवा होती है, इन सब में होते हैं सब चीजें। तो अब इसमें आगे आपको बताएंगे कि जो लोड हमारे बनते हैं कैसे बनते हैं, रजिस्टिव लोड, हीटर कैसे बनता है, लाइट वगैरह का, ये सब चीजें अगली क्लास में देखेंगे। तो अब बात आती है आरएलसी पीएलसी में एसी सोलेनॉइड कॉइल एंड डीसी सोलेनॉइड कॉइल का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास दो सोलेनॉइड कॉइल हैं, एसी और डीसी, अब मुझे इनका रेजिस्टेंस मेजर करना है दोनों का। तो डीसी वाली का अलग मेथड है और एसी वाली का अलग मेथड है। तो दोनों का रेजिस्टेंस जो है ना, डीसी कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो होता है आर। अच्छा ये काम नहीं कर रहे हैं, एक में भरी है कैसे? एक ही में और भरी है। अच्छा अच्छा। एसी का जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें जेड निकलता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और डीसी का निकालेंगे तो केवल आर, अर्थात डीसी में केवल ये आर होता है, एसी में ये और साथ में होता है। क्या लिखा सर आपने? जेड जेड टोटल इम्पीडेंस। ये देखो, ये लेकिन ध्यान रखना, ये उन्हीं को ज़्यादा समझ में आएगा जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। अगर वो बैकग्राउंड नहीं है ना तो ये फिर आपको बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, बहुत ये ध्यान रखना, इसलिए मोटा मोटी बता देता हूँ। इस बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर ये इम्पीडेंस क्या होती है, फिर काफ़ी मतलब वो होता है, और मोटा मोटा समझ लो तो अभी ठीक है। क्यों?
क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सही रहती है, बैकग्राउंड बनी होती है तो वो समझ जाता है जल्दी बैकग्राउंड वाला। तो AC सॉलिनॉइड कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। DC सॉलिनॉइड का निकालेंगे तो केवल R, अर्थात DC में क्या होता है, केवल R। ये DC में नहीं, ठीक है, ये DC में नहीं होगा, DC में केवल R होगा। ध्यान रखो। तुम्हारा जो है ना, क्या नाम है, सुजीत, तुम एक लॉजिक डिजाइन करो। यहाँ पे मैंने लिमिट स्विच 1 लगा दिया, लिमिट स्विच 2 और तीन लिमिट स्विच है, और इसका आउटपुट K1, K2, K3 और ये इसका लैडर डिजाइन कर। जो स्टूडेंट आगे थोड़ा चलता दिखता है वो हमसे लॉजिक ले लिया करो, जैसे जो पीछे वाले को कवर करेगा वो आगे का ले लो। ये समझ लो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप सोच रहे हो ये सिलेबस कर रहे हो, ये तो खाली एक तरह से समझ लो कि आप आधार बना रहे हो। असली रामायण तो आगे चलेगी जब कंपनी में लैडर लॉजिक मिलेंगे। जो डिजाइन कर लेगा ना कठिन से कठिन को, उसे कहते हैं प्रोग्राम। अब मान लो जिसने ABCD भी कॉन्ट्रैक्टर की शक्ल नहीं देखी, यहाँ के शक्ल देख रहा है, बटन देख रहा है, तो इतना कर ले बहुत है अपना। बोलो, और एक साथ थोड़ी वो इतना। हाँ ये है कि धीरे 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 हमारे साथ जुड़ा रहेगा। मेरा नंबर रखना, कभी प्रॉब्लम आती है पूछते रहो, चलते रहो। आप में से जैसे जैसे आगे बढ़े तो आप मेरे से ले लिया करो, अपने आप मत लगा करो। जब ये देख लो कि गोपाल सर आ गए तो समझ लो आगे तो कुछ ले लो कि सर मुझे, मैं आपको सटीक दूंगा। अब मान लो किसी खेत में तरबूजे खरबूजे लग रहे हैं, आप समझना। अब मान लो आपको अब आप ना खेत में भेज दिया, चलो जी खा लो। अब आप कैसे पहचानोगे कि इसमें मीठा कौन सा है? मीठा कौन पहचानेगा? आप कईयों को तोड़ोगे, चाखोगे, मीठा नहीं निकलेगा, फेंक दोगे क्योंकि वहां तो बहुत है। दूसरे को चाख लोगे, चाक के खराब करोगे ना, समय खराब, मटेरियल खराब। आप समझना, मैं ऐसे उदाहरण देता हूं जो बिल्कुल दिमाग में घुस जाए, सटीक जाए ऐसे। अब खेतों का तो नाश कर रहे हो तुम, तरबूजे खरबूजे ने बिगाड़ के। लेकिन अगर आप इतना ही ये कह दें जिसका खेत है कि भैया आप ना बढ़िया मीठा वाला दे दो, तो वो आपको अपने आप बता दे देगा कि ये वाला है। क्यों? क्योंकि उसका रोज का काम है, उसे पता है कौन सा मीठा और कौन सा खराब है। आप समझ रहे हो? ऐसे ही अब मान लो कई चीज फल होते हैं, मीठा होने में टाइम लगता है। कम पका हुआ भाई पता 4 दिन में ये मीठा हो जाएगा, उसे ये भी पता होता है कि अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन। अब वही चीज 3 दिन बाद लोगे तो मीठा रहेगा, और 3 दिन पहले खट्टा है, मतलब मीठा कम है। तो वही चीज हमारी होती है कि जो हम क्लासों में आप प्रैक्टिकल करने आते हो तो आप आके ना चीजें पूछ लो कि सर मैं क्या करूं, तो मैं आपको वही मीठा वाला चीज मैं आपको वही बताऊंगा कि आप ये कर लो। और आप वैसे लगे रहोगे तो लगे तो रहोगे, जैसे सुजीत है लगे तो रहोगे, लेकिन आपको अपने में भरोसा कम रहेगा फिर भी कि यार हम पता नहीं कहाँ हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपका उससे दो चीज़ मिलेगी। एक तो मिलेगा कि आपका ये समझ लो इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, क्योंकि आपके सामने जब मैं खड़ा होता हूँ तो समझ लो दो रूप हो रहे हैं, एक तो फैकल्टी, दूसरा मैनेजर। मैं मैनेजर भी रहा हूँ, तो मैं आपसे 2 तरीके से बात करता हूँ, कभी फैकल्टी के हिसाब से करता हूँ तो कभी मैनेजर के हिसाब से। अब आपका कोई मैनेजर इंटरव्यू लेगा तो आप हमें पता है ना क्या लेगा वो इंटरव्यू में, मानते हो ना? तो इसीलिए आप जैसे पीछे आप ना पूछा करो कि सर आज मैं क्या करूँगा, अब आते रहोगे तो चलता रहेगा। वो तो मैं सीनियर को देख के कि ये सीनियर है थोड़े, इनको मैं दे देता हूँ, दे दिया, लग रहे थे कोई कहीं। तो इसीलिए ये समझ में आया? ये किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। बोलो, बताओ क्या है? ये इंट्रोड्यूस नहीं काम है क्या जेड से?
हैं क्या कह रहे हो? ये ठीक है, तुमने लिख लिया? ऐसे आप बनाओ इसको। ये जो लहर दिख रही है ना, फास्ट है स्लो, ध्यान रखना, दो तरह की लहर है। और तुम भी जो वो बना लेगा ना उसको, वो ही बनाएगा फिर आगे। जो पहले वाला लेटर बना देगा ना, उसके लिए फिर ये लेटर है। ठीक है? हाँ जी सर, आप बताओ। ये समझ में आ गया? किसके आया बताओ? तुम्हारे आ गया? थोड़ा बहुत आया, ठीक है। तुम्हारे नहीं आया? सुजी, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी बीटेक होते हैं ना, बीटेक हो गए, पॉलीटेक्निक हो गए, वो इंटरव्यू जब देंगे तो 50% तो आपका ये प्रैक्टिकल ये वाला पूछा जाएगा, उसमें से 40 या 50% तो आपकी किताब में से पूछेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि आप बीटेक है या पॉलीटेक्निक है, तो वो ये भी जानना चाहेंगे। पूछने का पर्पज क्या होगा? पूछने का ये होगा कि इस बंदे में सीरियसनेस कितनी, मतलब ये कितना इसके प्रति, सब्जेक्ट के प्रति वो है, समर्पित है, कि इसे चीज़ें पता है कि नहीं है, वो आइडिया लेना चाहता है आगे के लिए। अब मान लो आपने कोर्स किया, तो जो मोटा मोटी चीज़ें होती हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। अब मान लो कोई ITI है, तो ITI वाले के जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी किताब में है ही नहीं। अब तो ITI हो ना, तो ITI वाला तो समझ लो सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे ऊपर, मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ITI है। पूछो कैसे? कि उसके पास एक किताब होती है, तो वो कोई भी उससे फेस टू फेस होगा ना, तो कहते ना उसका मटेरियल इतना सा है। और वहाँ जब कॉलेज में जाता है ITI में, तो वहाँ टीचर, वहाँ के और स्टूडेंट सीनियर, वो केवल एक ही चीज़ सिखाते हैं, किसी से दबना नहीं है, अड़ जाना है, चाहे पता हो ना पता हो, पर एक ही चीज़ सिखाते हैं वहाँ। और वही ITI जब कंपनियों में जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है वो? वहाँ पे लाल झंडा सतर कर देता है गेट पे। अरे हमें तो पता है, तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है, हमें हो गए 36 साल लगे। ये जितने भी लाल झंडा सतर है ना, सब ITI की करामात है। तुम्हें पता क्या? अभी यूनियन जो बनाते हैं ना, यूनियन बना जो होती है ना, यूनियन जो तैयार होती है, वो एसोसिएट ही यूनियन को तैयार करते हैं। दो तरह का इंसान होता है, एक तो यूनियन के चक्कर में वो रहता है कि यहाँ यूनियन बन जाए, बढ़िया तनख्वाह मिलती रहेगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। और दूसरा होता है कि यार मुझे क्या लेना देना, मैं अपने काम से काम रखूँ। दो तरीके से। तो इसीलिए जो कंपनियों में काम करते हैं, जैसे कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा यूनियन बन जाती हैं। तो यूनियन कैसे बन जाती है? कौन बनाता है यूनियन? कोई इंजीनियर तो बनाएगा नहीं। इंजीनियर का यूनियन नहीं बनाते कभी। सबसे घटिया पड़ता है बीटेक। वो ऊपर की भी गाली सुनेगा और नीचे वाले की भी सुनेगा। बीटेक वाला जो होता है इंजीनियर, वो ऊपर वाले की सुनता है, क्योंकि बीटेक वाले को ही बुलाएगा। वो बीटेक वाले को क्यों बुलाएगा? उसे पता है ये पढ़ा लिखा ज़्यादा है, तो संस्कार ज़्यादा है। ज़्यादा पढ़ा लिखा का मतलब ज़्यादा समझदार है। ये फैक्ट होता है। जो जितना ज़्यादा पढ़ा होगा ना, वो उतना ही नरम होगा, और जो जितना कम पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही टफ होगा। आप समझ रहे हो? तुम किसी डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ या कोई अधिकारी के पास चले जाओ, तो गेट पे जो बैठा होगा ना, वो इतना टफ होगा, साहब अभी तो बिजी है, साहब फलाने ढिकाने, और ऐसे हवा मारेगा। और जब कैसे भी करके वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ देखोगे तो शकल कहोगे ये साहब है।
तो वो क्या था, उल्टा। जो बंदा सीनियर वो है, वो उसके अंदर ना कुछ है, सिंपल आदमी सा नजर आ रहा है, यार बढ़िया बात कर रहा है, और वो गेट पे बैठा है, पूरी एनर्जी तो भाई के पास दे रखी है। समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए देखो क्या होता है, एसी सोलेनॉइड कॉइल होती है और एक होती है डीसी। तो डीसी जो होती है ना, डीसी में हमारा क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है ना आर, ये तो होता ही होता है। तो इस कॉइल में ये डीसी की है, तो इसमें रेजिस्टेंस तो होगा, और बट इसमें इंडक्टेंस नहीं होता। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल है ये नहीं होता। कारण क्या है कि एक्सएल बराबर होता है 2πfl। तो ये डीसी के केस में, जब हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी में क्या होता है, एफ का मान 0 होता है। भाई डीसी में तो आप 0 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो उस समय डीसी में क्या होगा, एक्सएल बराबर, तो केवल क्या बचा, आर बचा। तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, जेड बराबर √ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और बराबर √ आर स्क्वायर प्लस 0 हाँ, ठीक है। अभी भी कौन का नहीं है, तो आगे होगा बीटेक डिप्लोमा। अब तो किताबों में ये तो पढ़ के आए हो, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है ना, बड़ी की थोड़ी सी ध्यान देने की होती है। भूल जाते, पता है मुझे। मैंने क्या कहा, देखो डिप्लोमा बीटेक वाले को हल्का सा समझाओगे ना, तो वो पीछे की याद में चला जाएगा। उसे पता है कि उसने, देखो आपने दिमाग कोई चीज देखी है, कोई शहर ही देखा है या कोई भी है, मान लो भूल गए, जब आप काफी टाइम बाद अचानक से देखोगे तो वो याद आने लगेगा, यार ये तो मैंने देखा था, या कोई याद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिनकी क्वालिफिकेशन हुआ है तो वो तो अपना समझ, लेकिन जिसका क्वालिफिकेशन नहीं भी है वो भी कोशिश करे तो अच्छा है। बेसिक चीजें समझना जरूरी होता है, सबके लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। हाँ ही ना, वो आगे ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ, तो डीसी में क्या होता है कि एसी में तो ये होता है, डीसी में बराबर आर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सएल हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल करो। पावर की डेफिनेशन होती है कि जैसे मान लो पावर कहते हैं शक्ति को, ताकत। अब कहेंगे कि भाई कितनी ताकत है, तो पावर में 2 चीज होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ऊर्जा मिल रही है करंट से, तो वैसे देखा जाए तो करंट ही ऊर्जा है, करंट ही तो ऊर्जा है ना। लेकिन उस ऊर्जा को देखा कि यार ये करंट कितना जो आ रहा है, इसमें हमें दबाव कितना लगाना पड़ रहा है करंट के लिए। तो उसमें क्या है कि जो हम कंज्यूम करेंगे, जो कंजप्शन होती है कि भाई कितनी शक्ति इसमें लगी, कितनी ताकत उतने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो कितने पर सेकंड, जिसे एम्पियर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं वो और जो करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो वो हमारी आ जाती है पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन कह लो या पावर कह लो, पावर निकल के आती है कि उसको इतनी पावर चाहिए, और उसी का हम बिल पे करते हैं पावर का। हमने वाटेज का करते हैं ना, उसे वाट में WATT वाट में डिनोट करते हैं ना,
तो वो क्या है, हम बिजली का बिल उसी का देते हैं, करंट का तो नहीं देते ना वोल्टेज का देते। तो जब हम बिल पे करते हैं तो वो दोनों के गुणनफल से बिल पे होता है, दोनों को गुणा करते हैं। तो दोनों के गुणा करने से, दोनों को गुणा करते हैं तो हमारी पावर निकल के आती है। तो P बराबर V इंटू आई, दोनों को गुणा कर दो, वोल्टेज को और करंट को, तो उससे हमारी पावर। वैसे देखा जाए तो करंट ही पावर है, ऊर्जा तो करंट है ना, लेकिन उतनी ऊर्जा के लिए ताकत कितनी लगी उसे पावर कहेंगे। तो वो पावर हो जाएगी ऊर्जा माने करंट, और जो पोटेंशियल है, फोर्स जो लग रहा है, वो दोनों को गुणा कर दो। कितने फोर्स से कितनी ऊर्जा मिली, दोनों को गुणा कर दो तो पावर बनी, ताकत बनी। ठीक है, करो प्रैक्टिकल कर लो, क्लोज।